सम्मान्य अरुण साहू जी आपसे चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। साथ में मीडिया के प्रभारी अमित चिमनानी जी, हमारे प्रवक्ता भाई केदार गुप्ता जी, अमित साहू जी आज आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष परम सम्मानीय अरुण साहू जी से आग्रह करूंगा कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। सम्मानीय अरुण साहू जी। मीडिया के सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री और पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय राजेश मुणत जी, आदरणीय केदार गुप्ता जी, आदरणीय अमित साहू जी और हमारे मीडिया के प्रभारी अमित चिमनानी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं हमारे उन दो जवानों को पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनकी शहादत राजनांदगांव जिले के बोर तालाब में हुई है। जिस विभत्स रूप से उनकी हत्या नक्सलियों ने की है, ये हृदय विदारक है। मैं उन दोनों हमारे जवानों को पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज ईडी ने कुछ स्थानों पर रेड किया है और भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी ने इसे अपने अधिवेशन से जोड़ा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इसका संबंध अधिवेशन से नहीं है। इस रेड का कारण भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इस रेड के कोई कारण है तो भूपेश बघेल जी है। हम सब इस बात को जानते हैं कि जब पहले रेड हुई थी तो कभी भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि सरकार को अस्थिर करने का काम, अस्थिर करने के लिए ईडी का रेड है, आईटी का रेड है। फिर कहा कि विपक्ष के राज्यों को टारगेट किया जा रहा है और अब कह रहे हैं कि अधिवेशन से घबराकर ये रेड हुई है। वास्तव में जो सच्चाई है वो ये है कि पूर्व में जो आईटी और ईडी की कार्यवाहियां हुई है और उन कार्यवाहियों के दौरान जो ईडी को साक्ष्य मिले हैं और जो कि ईडी के चार्जशीट में उल्लेखित है, ईडी की कार्यवाही लगातार चल रही है और तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर ईडी ने ये कार्यवाहियां की है। क्या कांग्रेस पार्टी उस चार्जशीट को झुठला सकती है? उन चार्जशीट में जो नाम है उसको झुठला सकती है? और आज हम सब ये भी जानते हैं कि चाहे मुख्यमंत्री के उप सचिव हो, चाहे सरकार के सचिव हो, अन्य लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई है
लंबे समय से जेल में हैं, उनके जमानत के आवेदन खारिज हुए हैं, करोड़ों की संपत्तियां जब्त हुई है, साक्ष्य मिले हैं, उसके बाद भी यदि जमानत आवेदन कोर्ट ने रद्द किया है, इसका मतलब उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण न्यायालय ने किया होगा और तब जाकर के जमानत निरस्त हुए हैं। और ईडी की कार्रवाई तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित है। आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का खून पसीने की कमाई लूटी जा रही है, वह राशि, संपत्ति ये जब्त हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री और पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने के बजाय छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये पूरा दुर्भाग्य है कि आज एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटा जा रहा है और वही मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से गरीब जनता के पैसे लूटने वालों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी जनता को गुमराह न करे, बेबुनियाद तर्क न दे। ईडी की कार्यवाही तथ्यों पर और साक्ष्यों पर आधारित जो ईडी ने चार्जशीट पेश किया उसके आधार पर दिखता है। भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र की सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करें। छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के पक्ष में खड़े हों, अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करें। डॉक्टर रमन सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात आपके सामने रखें। अच्छा माइक, वो माइक मित्रों, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अरुण साहू जी की उपस्थिति में, हमारे प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी की उपस्थिति, प्रवक्ता केदार गुप्ता जी, अमित सिंघानी जी, मीडिया प्रभारी अमित साहू जी, सभी साथीगण, अध्यक्ष जी ने काफ़ी व्यापक रूप से अपनी पत्रकार वार्ता में सारी बातों को तथ्यों के साथ सामने लाने का प्रयास किया है। मैं तो इस घटना के संदर्भ में इनकी तत्परता देख रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 से ज़्यादा मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय प्रभारी, सबकी उपस्थिति, दिल्ली के नेताओं को मैदान में उतारने का काम, मगर उसके बाद भी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि बोर तालाब की घटना में 2 जवान हमारे शहीद हुए, एक शब्द भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने पूरे प्रदेश के जवाबदार नेताओं के रहते हुए भी एक शब्द उन मृतक जवानों के शब्द में बोला भी नहीं गया। वो इतने ज़्यादा अपने भ्रष्ट नेताओं के बचाव के लिए लगे हुए हैं कि उन्हें इस नक्सल इतनी बड़ी घटना के बारे में भी कुछ बोलना उचित नहीं समझा। छत्तीसगढ़ में पहले बाहर से लोग आते थे, डेवलपमेंट देखते थे, विकास देखने आते थे। आजकल चर्चा होती है छत्तीसगढ़ में कोई बाहर से आता है,
मीडिया के साथ चर्चा करता है तो पहली चर्चा होती है ईडी और सीडी को लेकर ही चर्चा होती है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाहट है। अरे भाई, जो यात्रा छत्तीसगढ़ आई ही नहीं, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा आई नहीं तो बौखलाहट कहाँ से होगा? उसका न अता पता लगा, न छत्तीसगढ़ वालों को मालूम है कि कोई भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि भूपेश जी अब राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, देश भर के बड़े बड़े नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो उनको छत्तीसगढ़ में दौरा कराइए, यहाँ भी यात्रा कराइए और यहाँ की सड़कों को जरूर दिखाएं कि छत्तीसगढ़ की सड़कों की हालत क्या है और छत्तीसगढ़ के गौठान में गौ माता की कितनी दुर्दशा है। ये राष्ट्रीय नेता जो हजारों की संख्या में आ रहे हैं उनको जरूर दिखाएं। आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी कुमारी शैलजा जी ने कहा कि पत्रकारों की आवाज़ दबाई जा रही है। मैं प्रश्न करना चाहूँगा, वो छत्तीसगढ़ में अभी नई नई प्रभारी हैं, इसलिए उनको ज़्यादा छत्तीसगढ़ की जानकारी नहीं है। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस सरकार ने पत्रकारों के साथ क्या व्यवहार किया उसकी जानकारी तो ले लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कमल शुक्ला, नीलेश शर्मा, सुनील नामदेव के साथ किस प्रकार व्यवहार हुआ, जेल में डाल दिया गया, मकान तोड़ने की कार्रवाई हुई, पत्रकारों को प्रताड़ित करने का काम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से कर रही है। इसलिए राष्ट्रीय नेताओं और राष्ट्रीय मीडिया के बारे में चर्चा ना करें। कुमारी शैलजा संवेदनशील हैं, राष्ट्रीय प्रभारी हैं, मगर मुझे दुख होता है कि जब रायपुर की इस घटना में, जिसमें एक महिला को सड़क में बाल को पकड़कर घसीटते हुए उसको जख्मी करते हुए 1 घंटे घुमाया जाता है, और उस घटना के बाद कुमारी शैलजा ने पत्रकार वार्ता में कम से कम थोड़े सहानुभूति के 2 शब्द तो बोल दिए होते। ये हालत है छत्तीसगढ़ में पुलिस की और निरंकुश होते अपराधियों का, उसका एक नज़ारा जरूर उन्होंने देख लिया होगा और छत्तीसगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को समझ गई होंगी क्या स्थिति है। एसीबी में सामने आई है, परंतु ईडी के द्वारा कोई भी अपराध अभी तक पंजीबद्ध नहीं किया गया है, इसलिए इसके ईडी के द्वारा जांच कराई जाए। ये मांग ईडी से कितना प्रेम था भूपेश जी को और किस प्रकार भूपेश जी ने मांग किया ईडी के जांच हो, और जांच के लिए मांग जिन अधिकारियों के नाम लिए, उन अधिकारियों को आज फिर से रिटायरमेंट के बाद, सेवा समाप्ति के बाद नियुक्ति दी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय में सुरक्षा के लिए लाखों लाखों रुपया खर्च करके वकील लगाए जा रहे हैं। इन तथ्यों को बोलना, जानकारी में उनको रहना चाहिए कि वही अधिकारी हैं जिनके खिलाफ आप पत्र लिखा करते थे, ये वही अधिकारी हैं जो आज सरकार के दिशा निर्देशक बने हैं। जहाँ तक सवाल नान के मामले को लेकर, सारे तथ्य सामने आ चुके हैं, सारे मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं, और नान के मामले में 3.5-4 साल होने के बाद सरकार क्या कर रही है। जहाँ तक सवाल सीएम मैडम के मामले को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज चर्चा कर रहे थे, जिन अधिकारी के और इस मामले को लेकर जिन अधिकारियों ने जांच किया, उसने सीएम मैडम को चिंतामणि मैडम स्वीकार किया है अपने लिखित बयान में। ये पूरे तथ्य सामने एक एक चीज़ आ चुके हैं, सिर्फ झूठ को बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक झीरम की बात है, झीरम के घाटी के युग में केंद्र सरकार ने एनआईए का गठन किया, जिस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उस समय सोनिया जी भी यहाँ आई हुई थी। उस समय की घटना में उन्होंने एनआईए जांच केंद्र सरकार ने शुरू किया। केंद्र सरकार ने यदि जांच शुरू किया तो इसका विरोध भूपेश बघेल ने किया। अब मुझे समझ में नहीं आता कि जिस एनआईए की जांच के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एनआईए जांच की गई है,
जिसका विरोध भूपेश बघेल ने किया, आज उसी जांच के लिए उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया। झीरम के लिए एसआई गठन किया और उसके बाद आज अचानक भूपेश बघेल को एनआईए पे बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया और ये कहते हैं कि नारायणपुर की घटना यदि हुई है उसकी जांच एनआईए से करा लिया जाए। ये दोहरा चरित्र बार बार कैसे बदलता है? एक तरफ कोई अधिकारी उस समय बुरा रहता, अच्छा रहता है, आज बुरा हो गया। एनआईए की जांच की कमेटी कैसे असहमत थे, आज उससे सहमत हो गए। मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटना और इस प्रकार की जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, ये पूरे के पूरे मुझे नान के मामले को लेकर, झीरम घाटी की घटना को लेकर बार बार बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता रहा है। जहाँ तक सवाल ईडी का मामला है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपका राष्ट्रीय अधिवेशन, इतना बड़ा अधिवेशन हो रहा है जिसमें 6-7 कार्यकर्ताओं के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होती है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या डिस्टर्बेंस होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन तो एक बड़ी राष्ट्रीय स्तर के हजारों 1500 लोग आ रहे हैं, तो उसमें से 4-5 लोगों के ऊपर कार्रवाई होती तो इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर ईडी को बदनाम करने की दृष्टि से इस प्रकार के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जाता है उचित नहीं है। धन्यवाद। सर लेकिन कांग्रेस कह रही कि 95% जो कार्रवाई ईडी कर रही है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर कर रही है। कांग्रेस ने विपक्ष के ऊपर कर रही है। अरे भाई, तो जो पूरे कोयले के मामले में जिनको जिनको हिस्सा गया है, डायरी जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ तो का तुम्हारे ऊपर थोड़ी कार्रवाई कर देंगे, वो तो उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करेंगे ना जिनके लिंक मिलते जा रहे हैं, जिनके एविडेंस मिलते जा रहे हैं। एविडेंस बेस्ड ये कार्रवाई होती है। सीधा आप पर आरोप है कि आप प्रवक्ता बन गए ईडी का। मैं कभी ईडी का प्रवक्ता मैं क्यों बनूंगा? ईडी अपनी कार्रवाई करती है, मुझसे तो प्रेस वाले कुछ पूछ लेते हैं, इसलिए मैं भी बता देता हूँ, मगर जितना पेपर में आप पढ़ते हैं उतना मैं ही पढ़ता हूँ। ईडी को आप जिसमें जांच आते हैं बीजेपी, लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के सारे पर ईडी कार्रवाई करती है और वो समय का जिक्र बार बार करते हैं कि चुनाव का समय होता है कार्रवाई, कहीं महाधिवेशन पर कार्रवाई कर रहे हैं और आशंका उन्होंने जताई है कि और भी गिरफ्तारियां होंगी और भी छापे। जब विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय भूपेश बघेल जी पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि सीबीआई से और ईडी से जांच कराइए, क्योंकि ये निष्पक्ष जांच करता है, स्टेट की एजेंसी जांच नहीं कर सकती। क्या समय रहते ईडी की भूमिका बदल जाती या भूपेश की भूमिका बदल जाती? यही पत्र गवाह है जिसमें उन्होंने ईडी से जांच की मांग की थी। आज वो सीबीआई और ईडी से भागने लगे हैं, तो बार बार ये भूमिका नहीं बदलनी चाहिए। राज्य स्तर में किसी भी जांच पर भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह पीआईएल दाखिल कर देते हैं, उन्होंने सीधा आरोप लगाया। कानूनी प्रक्रिया है, यदि कहीं पे लगता है कानूनी दृष्टि से कमजोरी है, पीआईएल एक प्रोसेस है। न्यायालय से ज़्यादा बेहतर कोई जगह नहीं है। हम न्यायालय जाते हैं तो एक प्रक्रिया के तहत जाते हैं, और न्यायालय में जाके दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। सभी जगह सभी केस में वही हाल है। ठीक है भैया, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल यहां पर कई अहम बातों का जिक्र किया है। यहां पर यह कहा है रमन सिंह ने कि पहले भूपेश बघेल ने ही ये लेटर सीबीआई को लिखा था और ईडी को लिखा था। अब सवाल यह कि क्या उनकी भूमिका बदल गई है या सीबीआई की भूमिका बदल गई, ईडी की भूमिका बदल गई है, वो एविडेंस के आधार पर काम करती है। ऐसे कई सवालों का उन्होंने जवाब दिया और साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ विंग क्यों घबराएगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा तो छत्तीसगढ़ में कभी आई नहीं, तो इसमें घबराहट का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। ये सारी बातें रमन सिंह ने कही है।